आज हम लोगों की चर्चा होगी मौर्य साम्राज्य के ऊपर। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने बृहद्रथ राजवंश, हर्यक राजवंश, शेषुनाग राजवंश और नंद राजवंश के बारे में पढ़ लिया है। और उसका अगला राजवंश जो नंद राजवंश के बाद का जो अगला राजवंश होता है वो होता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारी परिचर्चा इसी बात पे होने वाली है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। मौर्य साम्राज्य के स्रोत। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत की बात करेंगे। आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास आखिर हमें पता कहाँ से चलता है, कौन कौन से स्रोतों का प्रयोग किया जाता है मौर्य साम्राज्य को या मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए। तो जानने के स्रोत में अगर हम लोग बात करें तो 3 प्रकार के स्रोत उपलब्ध होते हैं मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए। सबसे पहला भारतीय साहित्य की बात करें, सबसे पहले अगर बात करें तो ये भारतीय साहित्य, ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य से पता चलता है मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानने का अगर पहला स्रोत अगर हम लोग देखें तो हम देखेंगे कि भारतीय साहित्य प्रमुख स्रोतों में से एक है जो कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। उसके बाद है विदेशी विवरण। समय समय पे विदेशियों द्वारा भारत की यात्रा की गई और उनके द्वारा यात्रा के दौरान ढेर सारे वृत्तांत लिखे गए, तो वही हैं विदेशी विवरण। अगर विदेशी विवरण की बात करें तो विदेशी विवरण भी मौर्य साहित्य या मौर्य इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। क्या है? विदेशी विवरण। उसके बाद पुरातात्विक या अभिलेखीय साक्ष्य की भी बात कर सकते हैं हम लोग। पुरातात्विक और अभिलेखीय साक्ष्य, पुरातात्विक और अभिलेखीय साक्ष्य की बात हम लोग कर सकते हैं इसके स्रोत में। मौर्य साम्राज्य के जानने में 3 प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने में उपलब्ध जो स्रोत हैं उनको आमतौर पे 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। भारतीय साहित्य, विदेशी विवरण और पुरातात्विक और अभिलेखीय साक्ष्य। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियों में इन्हें बांटा जा सकता है। अब हम लोग अलग अलग एक एक चीज़ को उठा के देखेंगे। अगर भारतीय साहित्य की बात करें तो इसमें पुराण आते हैं, अर्थशास्त्र आता है कौटिल्य का। तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अपना हेडिंग है मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे भारतीय साहित्य के बारे में। किसके बारे में? भारतीय साहित्य के बारे में हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे।
भारतीय साहित्य। तो सबसे पहला स्रोत है इतिहास को जानने का। किसके इतिहास को जानने का? मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का जो सबसे पहला स्रोत है वो भारतीय स्रोत है, भारतीय साहित्य है। और भारतीय साहित्यों में भी अगर और अंदर जाके बात करें तो पहले पुराण आते हैं। पहले नंबर पे हम रख सकते हैं पुराणों को। ठीक, तो पहला स्रोत कौन सा है? पहला स्रोत है भारतीय साहित्य के अंतर्गत पुराण। वो भी उसमें भी उससे विशेष जो है और अंदर जाए तो विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, तो पुराणों में विष्णु पुराण भी विशेष होता है, महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य साम्राज्य के इतिहास को उजागर करने में। तो पहले हम लोग भारतीय साहित्य की बात कर रहे हैं। इसमें जो पहले नंबर पे आता है पुराण, और उसमें भी और भी गहराई में जाकर अगर हम लोग देखें तो देखेंगे कि विष्णु पुराण जो है मौर्य साम्राज्य के इतिहास को उजागर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जो है वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। अर्थशास्त्र ये किसके द्वारा रचित है? ये कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र है। कौटिल्य अर्थात चाणक्य, कौटिल्य या चाणक्य। ये जो अर्थशास्त्र है शामिल किया जा सकता है नहीं, शामिल किया जाना चाहिए ही और जाता ही है। अर्थशास्त्र जो है वो अन्य स्रोतों के मुकाबले जो है वहाँ का शासन प्रशासन, पूरे मौर्य साम्राज्य का शासन प्रशासन को समझने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य या चाणक्य ने किया था। अगला जो स्रोत है वो मुद्रा राक्षस है, विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया था। क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है एक, दो, तीन, तीसरा जो स्रोत है वो मुद्रा राक्षस है, विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। विशाखा दत्त। तो ये सारी चीज़ें जो स्रोत हैं, ये जो पुस्तकें हैं, साहित्य वगैरह हैं, और इनके जो लेखक हैं, इनके लेखक और साहित्य को मिलाने के लिए प्रश्न आ सकते हैं, और ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं आमतौर पे और आते रहते हैं। तो तीसरा जो हम लोगों का साक्ष्य है उसको हमने देखा मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक है, जिसके रचयिता के रूप में देखे जाते हैं विशाखा दत्त को। इसके बाद का जो स्रोत है वो मालविकाग्निमित्रम है, जिसको कालिदास ने लिखा था। मालविकाग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। इसको रचित किसने किया था? इसके रचनाकार हैं कालिदास। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम जो है पुस्तक, ये भी मौर्य साम्राज्य के जानकारी के लिए, मौर्य साम्राज्य के इतिहास को उजागर करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हर्षचरित्र है, जिसको लिखा था बाणभट्ट ने। कौन सी पुस्तक है अगली? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र, और इसके रचनाकार जो हैं वो हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास को उजागर करता है। तो ये है भारतीय साहित्य, और उसका ये श्रेणी है जो शामिल होता है किसमें? मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के स्रोत में जो शामिल है वो इस प्रकार से है। जो पहला है वो विष्णु पुराण है,
पुराण है और पुराणों में भी अगर अंदर जाए तो ज़्यादा जानकारी जो मिलती है, अन्य पुराणों में भी जानकारी मिलती है, लेकिन विशेष जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो मिलती है, जो पुष्ट जानकारी मिलती है, वो विष्णु पुराण में मिलती है। उसके बाद भारतीय साहित्य में अर्थशास्त्र को शामिल करेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थात चाणक्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद मुद्रा राक्षस को शामिल करेंगे, जिसके रचयिता है विशाखा दत्त। अगली जो पुस्तक है या अगला जो साहित्य है वो मालविकाग्निमित्रम है, जिसको लिखा था कालिदास ने, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम है। उसके बाद हर्षचरित्र है, जिसकी रचना बाणभट्ट द्वारा की गई थी। तो ये जानने के स्रोत में भारतीय साहित्य के अंतर्गत आने वाले वो स्रोत हैं। इसके बाद भी अन्य स्रोत भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं, जिससे जानकारी स्पष्ट होती है और अच्छी जानकारी और विस्तार से जानकारी मिलती है, वो लगभग यहाँ पे सारे हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे विदेशी विवरण के बारे में। मौर्य के इतिहास को जानने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो स्रोत उसमें शामिल होते हैं विदेशी विवरण। अब हम लोग देखते हैं विदेशी विवरण में कौन कौन से विवरण शामिल होते हैं। विदेशी विवरण, यहाँ पे हम लोग ये सिर्फ इसलिए जानने का प्रयास कर रहे हैं, स्रोतों के नाम सिर्फ यहाँ पे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये एक ओवरव्यूज बना रहे अपने माइंड में, ताकि हम जानते रहें ये चीज़ें होती भी हैं। हम अगर ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखा था, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा था, मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था, और हर्षचरित बाणभट्ट नामक व्यक्ति ने लिखा था, तो ऐसी जानकारी अगर हमारे पास है तो मिलाने वाले प्रश्न अगर हमारे सामने आते हैं तो हम इसको हल कर ले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे पुराण की बात करें और पुराणों में और विष्णु पुराण की बात करें तो उसमें क्या लिखा गया है मौर्य साम्राज्य के संबंध में, ये सारी चीज़ें आप जब इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। तो जब हम लोग इतिहास पढ़ना प्रारंभ करेंगे, पूरे के पूरे भारत का इतिहास, ये तो सिर्फ बिहार का इतिहास पढ़ा जा रहा है, जिस दिन से हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे उस दिन अगर हम ये वाला टॉपिक ले रहे होते तो उसमें हम लोग ये भी जानने का प्रयास करते कि आखिर ये विष्णु पुराण में या अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, मालविकाग्निमित्रम में, हर्षचरित्र में, इन आदि प्रकार के साहित्यों में किस प्रकार का उल्लेख है, कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, ये मोटी मोटी बातें वहाँ पे समझी जाती हैं। लेकिन हम लोग बिहार विशेष पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उतनी गहराई में न जाकर ऊपर से ही आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि विदेशी विवरण में कौन कौन से विवरण शामिल होते हैं। तो विदेशी विवरण में जो शामिल है वो सबसे पहले यूनानी लेखकों का विवरण शामिल होता है। सबसे पहले कौन शामिल होते हैं? यूनानी लेखक। यूनानी लेखकों के बाद चीनी लेखक आते हैं। यूनानी लेखक, तो विदेशी विवरण में जो है यूनानी लेखकों का विवरण महत्वपूर्ण है मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने में। उसके बाद चीनी लेखक और तिब्बती लेखक भी शामिल होते हैं। चीनी लेखक और यहाँ पे तिब्बती लेखक भी शामिल हैं, जो कि मौर्य के इतिहास को, मौर्यकालीन इतिहास को उजागर करते हैं। तो यूनानी लेखकों के बारे में सबसे पहले हम लोग परिचर्चा करेंगे। यूनानी लेखकों में कौन कौन से ऐसे लेखक हैं, कौन कौन से वो यात्री हैं जो यहाँ पे आए और फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करके गए और अपनी पुस्तक में, यात्रा वृत्तांत में लिखा उस चीज़ को। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूनानी लेखकों में, तो एरियन है। अच्छा, उसको देखने से पहले अगर हम भारतीय साहित्य में बात कर रहे थे तो भारतीय साहित्य में और भी कुछ साहित्य शामिल किए जाते हैं। भारतीय साहित्य में जो हमने बात किया था वहाँ पे
भारतीय साहित्य में ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो हमने बातें की थी वो था। अगर यहाँ पे हम देखें भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में हमने क्या देखा? हमने देखा कि पुराण है, इसमें भी जो मुख्य है वो विष्णु पुराण है। अर्थशास्त्र है, इसको लिखा है कौटिल्य ने। मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस, जिसको लिखा है विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने। मालविकाग्निमित्रम है, मालविकाग्निमित्रम, जिसको लिखा है कालिदास ने। और अंत में हमने देखा था कि इसमें हर्ष चरित्र भी शामिल है। हर्ष चरित्र भी शामिल है, जिसकी रचनाकार हैं बाणभट्ट। तो ये चीजें थी हमारे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। अब अगर हम लोग बात करें तो भारतीय साहित्य में ही एक श्रेणी और देख सकते हैं, वो है जैन साहित्य। या पहले बौद्ध साहित्य को देखेंगे फिर जैन साहित्य। तो यहाँ पे बौद्ध साहित्य की बात होगी। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए। बौद्ध साहित्य में दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावदान है। दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, बौद्ध साहित्य में शामिल कौन कौन से हैं? दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावदान है, महाबोधिवंश है। कौन है? महाबोधिवंश। तो इस प्रकार से महाबोधिवंश, तो इस प्रकार से ये कुछ बौद्ध साहित्य हैं जो कि शामिल होते हैं मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के स्रोतों की श्रेणी में। तो ये इस प्रकार से हैं बौद्ध साहित्य। दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावदान है, महाबोधिवंश है। इस प्रकार से 4 बौद्ध साहित्यों से हमें पता चलता है किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में। जैन साहित्य की बात करें तो दो जैन साहित्य हैं जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। वो है कल्पसूत्र और परिशिष्ट वर्मन। जैन साहित्य, जैन साहित्य में शामिल है कल्पसूत्र और परिशिष्ट वर्मन। आप लोग इस चीज़ को इसलिए भी याद रखेंगे, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है इन चीज़ों को याद रखना कि दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान या महाबोधिवंश जैसे पुस्तकों का या साहित्यों का नाम देके आपसे पूछ सकता है कि ये किस ग्रंथ, किस धर्म से संबंधित है। किस महाबोधिवंश जो है ये धर्म ग्रंथ है, किस धर्म का ग्रंथ है? तो महाबोधिवंश जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है। दिव्यावदान कौन सा साहित्य है, कौन से धर्म से संबंधित साहित्य है? तो वो दिव्यावदान बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। महावंश किससे है, दीपवंश किससे है? तो ये सारी चीज़ें जो संबंधित हैं वो बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद कल्पसूत्र और परिशिष्ट वर्मन किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। तो
दिव्यावदान, महाबोधिवंश, महावंश, दीपवंश, कल्पसूत्र, परिशिष्ट वर्मन, हर्षचरित्र, मालविकाग्निमित्र, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, विष्णु पुराण, ये सारी चीज़ें भारतीय साहित्य के अंतर्गत आती हैं और उस श्रेणी में शामिल किया जाता है जिसमें कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जानने के लिए ये साक्ष्य जो शामिल होते हैं। तो यहाँ पे भारतीय साहित्य की बात हो गई पूरी। भारतीय साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और धर्म ये जैन साहित्य के बारे में हमने बात किया। अब हम लोग बात करेंगे विदेशी विवरण के बारे में। अब किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं विदेशी विवरण के बारे में। ऐसा विदेशी विवरण जिससे किसी न किसी तरह से मौर्य साम्राज्य का इतिहास हमें पता चलता हो। विदेशी विवरण। तो अब विदेशी विवरण में जो शामिल हैं वो हमने बात किया है, चीनी लेखक शामिल है, तिब्बती लेखक शामिल हैं, यूनानी लेखक शामिल हैं। तो इन सभी के बारे में, जो यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखक शामिल है इसमें, यूनानी लेखक, चीनी लेखक शामिल हैं, इसके बाद जो शामिल हैं वो हैं तिब्बती। ये तीन प्रकार के लेखक जो हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के स्रोत के लिए। तो ये तीन प्रकार के यूनानी लेखक, चीनी लेखक और तिब्बती लेखक। तो अगर यूनानी लेखकों की बात करें तो यूनानी लेखकों का जो विवरण है जिन्होंने प्रस्तुत किया, एरियन है, स्ट्रैबो, प्लिनी। एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी। एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी। यूनानी लेखकों में शामिल जो लेखक हैं वो हैं एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन, एपियानस, अरिस्टोबुलस, तो ये कुछ प्रमुख यूनानी लेखक हैं जिनके विवरण से हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन से हैं? एरियन है, स्ट्रैबो, प्लिनी, अरिस्टोबुलस। ये तीन चार वो हैं लेखक हैं वो शामिल होते हैं मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जानकारी के स्रोत में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अनेसेक्रिट्स और नियार्कस भी इसमें शामिल होते हैं। अनेसेक्रिट्स और नियार्कस। तो 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद नियार्कस आदि। ये इस प्रकार के जो लेखक हैं या ये सभी यात्री हैं जो भारत की यात्रा पर आते हैं और अपने अपने यात्रा वृत्तांत को लिखित करते हैं या लिखते हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण स्रोत की भूमिका निभाते हैं। चीनी लेखकों की अगर हम लोग बात करें तो फाहियान और वेनशांग दो महत्वपूर्ण चीनी लेखकों का नाम सामने आता है। फाहियान और वेनशांग दो चीनी लेखकों का नाम
विशेष है, महत्वपूर्ण है। किसके संदर्भ में? ये मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के स्रोत के संबंध में। इसके बाद अगर हम तिब्बती लेखकों की बात करें तो तारानाथ लामा ये महत्वपूर्ण है। तारानाथ लामा, तारानाथ लामा। इसके बाद अगर और आगे हम लोग अगर बात करते तो फाहियान, वेनशांग, एरियन, स्टेवो, प्लिनी, अरिस्टोबुलस, अनेक्रेट्स, नियार्कस आदि की रचनाओं का नाम यहाँ पे हम लोग देख सकते थे। क्योंकि जो तारानाथ लामा है इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तक लिखी। जो इनकी पुस्तक है अंग्यूर और तंग्यूर नाम है। जो फाहियान ने जो रचना की उसका नाम है फो क्यू की, और वेनसांग की जो रचना है सी क्यू की है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते थे। चूँकि हमने पहले ही बात कर लिया है कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो बिहार विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, न कि संपूर्ण इतिहास का। जब पूरा इतिहास हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस प्रकार से विदेशी विवरण होता है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने में अपनी भूमिका निभाता है। अब जो अंतिम और महत्वपूर्ण बात है जो कि ज़्यादा स्पष्ट रूप से इतिहास को जानने का स्रोत है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। किसी भी इतिहास को, प्राचीन इतिहास के किसी भी कालखंड के इतिहास को जानने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो जो स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है और सही जानकारी जो प्रदान करता है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य तो शामिल होते ही होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य विशेष रूप से सटीक जानकारी देते हैं। तो तीसरा जो हम लोगों का था वो था पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें अगर हम लोग, तो पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख शामिल हैं अशोक के 40 अभिलेख। अशोक के 40 अभिलेख शामिल हैं और यही विशेष हैं। 40 अभिलेख ये इतने विशेष हैं कि इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक इतिहासकार हैं D.R. भंडारकर। कौन से इतिहासकार हैं? वो हैं D.R. भंडारकर नामक इतिहासकार ने अभिलेख के अशोक के सभी अभिलेखों, अशोक के जो सभी अभिलेख हैं, अर्थात जो अभिलेख अशोक के 40 अभिलेख हैं, 40 अभिलेखों मात्र के सहारे ही संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखने का इन्होंने प्रयास किया। अशोक के सभी अभिलेखों के ही माध्यम से मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास किया। इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं अभिलेख। तो अशोक के 40 अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, अशोक के 40 अभिलेखों के सहारे ही D.R. भंडारकर नामक इतिहासकार ने पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य को उजागर करने का प्रयास किया, या पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य के इतिहास को लिखने का एक अद्वितीय प्रयास किया। तो इस प्रकार से 40 अभिलेख जो है अशोक के, वो मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अब इस प्रकार से कंप्लीट होता है हमारा ये चीज़ कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जाना कैसे जाता है। आखिर जो आगे हम लोग आने वाले कुछ वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, तो वो
हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, उनका जो जो भी सारी चीज़ें बातें हम लोग वहाँ पे करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। चाहे अगर मौर्य साम्राज्य का जो राजा है, पहले राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो शूद्र थे, अगर हम लोग ये बात करेंगे तो हम लोग दरअसल कहाँ से वो बात कर रहे होंगे, वो विष्णु पुराण से बात कर रहे होते हैं। दरअसल जो विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को एक शूद्र जाति से जन्मा हुआ राजा बताया गया है। क्या बताया गया है? शूद्र जाति से। उसमें एक भविष्यवाणी की गई है विष्णु पुराण में कि नंदों के बाद भारत पे कौन राज्य करेगा? शूद्र राज करेंगे, ये भविष्यवाणी की गई है। तो इसी भविष्यवाणी के आधार पे कुछ इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि नंदों कही गई है कि बात जो कही गई है भविष्यवाणी, वो कहा गया है कि नंदों के बाद मगध साम्राज्य पे या भारत पे जो राज करेगा, जो शासन करेगा, वो शूद्र जाति से होंगे। तो इस आधार पे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य संभवतः शूद्र रहे होंगे। ये सारी जानकारी अगर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम समझेंगे हाँ ये तो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। तो वही जो सबसे पहले भारतीय साहित्य के अंतर्गत जो सबसे पहला स्रोत हम लोगों ने लिया था पुराण, और कोष्टक में लिखा हुआ था विष्णु पुराण, तो वही चीज़ है। तो हम लोगों ने ये जान लिया है कि आखिर जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का इतिहास जो आगे कुछ वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे, उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है। तो उसका साक्ष्य हमें इस प्रकार से मिला हुआ है जो यहाँ पे देख लिया गया है। अब हम लोग लेके मिलेंगे अगला वीडियो मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में।